नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में आईटीबीपी की ओर से आयोजित सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने हिमाद्री 2025 का फ्लैग ऑफ समारोह की शुरुआत की है। इस दौरान आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी को सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान के शुभारंभ के मौके पर शुभकामनाएं दी। साथ ही जवानों के देश हित के प्रति सेवा को भी नमन किया। आईटीबीपी द्वारा सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देश की सीमाओं की रक्षा करने और स्थानीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये अभियान न केवल शारीरिक चुनौतियों से जुड़े होते हैं बल्कि सामुदायिक आउटरीच और पर्यावरण जागरूकता भी प्रदान करते हैं, जो आईटीबीपी की बहुमुखी भूमिका को प्रदर्शित करता है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति है उसका प्रोत्साहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 के चीन युद्ध के साथ हुए संघर्ष के बाद की गई। तभी से आईटीबीपी दुर्गम हिमालयी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और समय समय पर नवाचार भी कर रही है। जैसा अभी बताया कि राज्य में आपके पास, राज्य में क्या पूरे ही बल के पास हमारी आर्मी से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं, मतलब अनुपात में, तो निश्चित रूप से वो भी काम करेंगे और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि सभी के साथ, जो भी हमारे केंद्रीय बल हैं, उनके साथ समन्वय के साथ जितना कामों को बढ़ाया जा सकता है, जितना लोगों को अपनी सेवाओं से फायदा पहुंचाया जा सकता है, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। और आईटीबीपी के वीर जवानों ने हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान, अभी पिछले दिनों माड़ा में जो लॉन्च आया था उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास वहां पर किया गया था। इसके लिए मैं आप सबको एक बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भी जो भी चाहे वो माड़ा का लॉन्च हो या केदारनाथ की आपदा हो, पिछली बार केदार घाटी में आई आपदा हो, या हमारा सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू हो, ऐसे अनेक अभियान और समय समय पर आईटीबीपी के लोग हमेशा आगे आकर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अदम्य साहस सेवा का परिचय देते हैं। बचाव एवं राहत कार्यों को सफलतापूर्वक आप सबके द्वारा अंजाम दिया गया है। साथियों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या हमारे पैरामिलिट्री में है और देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है, खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सेना को अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। जब लद्दाख की बात आती है, सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है या किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र की बात आती है, तो उस समय मुझे अपना बचपन भी याद आता है, क्योंकि मैंने अपना बचपन सेना के साथ में पला बढ़ा और मैंने देखा सैनिकों के बीच में, चूंकि मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा जहां पर हर घर घर से सेना के अलावा कोई दूसरी सेवा में नहीं था और बहुत सारे लोग जो सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची हिम शिखरों पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देते थे, उनको बर्फ की चोटियों में और बर्फ में काम करने के कारण से बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी। किसी के पैर काटने पड़ते थे, किसी के हाथ काटने पड़ते थे और बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको अच्छे जैकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं, अच्छे बूट क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि लंबा कालखंड बीत गया, किसी को इस प्रकार की
बातें ध्यान में नहीं आई किसी भी सरकार को। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमारे सैनिकों के अच्छे उपकरण, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार सारे के सारे उपलब्ध करवाने का काम इस रिजीम में हुआ है। और ये अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जिसने सैनिकों का और सैनिक परिवारों का और हमारे सशस्त्र बलों का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आप सभी ने अभी हाल में देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली भांति, पहले के समय में होता था, कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और इतिश्री कर दिया गया, ये हो गया काम जी, निंदा कर दी। और जो आज का भारत है, जो दुश्मनों का प्रतिकार भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मन को अच्छे से बता दिया गया कि अब हम परमाणु बम की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। खासकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत मोर्चा संभालते हुए जगह जगह यात्रा कर जनता को साधने में जुटे हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है कि विपक्ष को कैसे शिक्षक दी जाए। हरीश रावत की बात करें तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जीवन के चौथे चरण में है। अपने स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उन्हें गंभीरता से ही नहीं ले रहे हैं। पार्टी का तो एक ही नजरिया है कि चाहे जैसे भी आए हमको मुकाबला करना है और विपक्षियों को चुनाव के मैदान में शिकस्त देनी है। इस दृष्टि से पार्टी अपनी सब प्रकार की तैयारी करती है। जहाँ तक श्री हरीश रावत जी का सवाल है, हरीश रावत जी प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पर जीवन के चौथे चरण में हैं, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके कोई प्रयास कुछ सफल होंगे ऐसा लगता नहीं। हाल ही में 5 गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी की शान है, लेकिन सरकार देख नहीं रही है कि पाने जिस तरीके से यहाँ पर पीपी मोड देकर राज्य सरकार की संपत्ति को किसी और के कमान पे सौंप दिया गया, जिस पर बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि हरीश रावत का काम सवाल उठाने का है और वह बता दें कि उनके पास सवालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है तो उन्होंने अपनी और पूरी तरीके से अपनी ओर झांकने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए थी। समय में जो बगीचे उनके थे उनको लीज पर दिया गया था और अब इस तरीके के सवाल लाजमी नहीं है। देखिए, हरीश रावत जी का काम सवाल उठाने का है और उनके पास सवालों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं तो कई सवाल आज उनके भी अनुत्तरित हैं। कई सवालों का जवाब उनको भी देने की आवश्यकता है। जिस तरह से उनके कार्यकाल में जो बगीचे थे उत्तराखंड के, उनको जो है लीज पे दे दिया गया, जिस तरह से बिजली की परियोजनाएं जो हैं वो प्राइवेट हाथों को दी गई, उन पे तमाम सवाल उठे। जहाँ तक कमाने का सवाल है, अगर सरकार
लीज पर देती है तो वो लीज अमाउंट जो है वो राजकोष में आती है, सरकार के खाते में आती है, किसी और के कमाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विदेशी दौरे पर गए राहुल गांधी ने 1980 में सिख दंगों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो उस वक्त हुआ वो बेहद गलत है। राहुल गांधी ने इस बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। 45 साल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानिता की बात नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी संवेदना उनके मन में पैदा नहीं हुई है और इस बात की संभावना नहीं है। ये तो कोई भी समझ सकता है कि वो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। जिस तरह से लोगों को जिंदा जलाया गया था, एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया था, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय घटना थी। और अगर सही और गलत का पता लगाना ही राहुल गांधी को आता है तो उन्हें समझने में बहुत देर हो जाती है। दुरुस्त आयत, मैं तो कहता हूँ कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 80 से 45 साल के बाद उनको इस बात का इल्म हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी संवेदना उनके मन में पैदा हो गई हो, इस बात की संभावना नहीं है। ये तो कोई भी समझ सकता है कि वो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। जिस तरह फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी अपने कार्यकर्ताओं संग देहरादून के नाला पानी स्थित खलंगा के जंगलों को बचाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि खलंगा के जंगलों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और खलंगा के संरक्षित वन क्षेत्र 40 बीघा भूमि पर तारबाड़ और गेट लगा दिया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं देहरादून के खलंगा में मौजूद हूं और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर फेंसिंग भी की जा रही है और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहाँ फेंसिंग चल रही है और यहाँ पे जो ये गेट लगाया गया था इसको अब यहाँ से स्थानीय लोगों ने हटा दिया है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को और मजबूत करने के लिए सीएम धामी ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो जिस भी स्थान पर जाएंगे वहां रात्रि विश्राम करेंगे, जहां अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि देहरादून में जहां आप खुद रहते हैं वहां विधानसभा और सचिवालय है, सबसे पहले उसको स्वच्छ करने की तरफ एक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर कि सारी बातें पूरी देख ली जाए तो स्मार्ट सिटी देहरादून के लिए कहीं से कहीं दूर दूर तक कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही कहना चाहती हूँ धामी जी से कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का तो पता नहीं है कि वहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलना है या नहीं चलना है, स्वच्छता अभियान, लेकिन देहरादून में जहाँ आप खुद रहते हैं, जहाँ आप जो है विधानसभा है, जहाँ सचिवालय है, सबसे पहले उसको जो है स्वच्छ करने की तरफ कदम उठाइए। और मुझे याद है कि निगम चुनाव में भी ये वादा किया गया था कि जो कूड़ा है उसके निस्तारण की उचित व्यवस्था की जाएगी, यहाँ वहाँ जो कूड़ा पड़ा होता है वो नहीं पड़ा रहेगा, जो नाले
हैं, जो नालियाँ खुली हैं उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, सीवेज लाइन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी जो बातें हैं, जो स्मार्ट सिटी देहरादून है, जब इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, रिहायशी इलाकों तक में आपने जो है कूड़े के ढेर जो है बना रखे हैं, तो कहाँ की किस बात की स्वच्छता की बात जो है धामी जी करने का कार्य कर रहे हैं? क्या कूड़ा इधर उधर बिखरना उनके लिए जो है साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरी चीज़ है या गंदगी है? तो मुझे लगता है भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रेहटकर ने देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई का आयोजन किया, जहां प्रदेश भर से आई दर्जनों पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना गया, उन्हें गंभीरता से सुना गया और उन्हें शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिलाया गया। इस दौरान विजय रेहटकर ने कहा है कि यहाँ पर महिलाओं से जुड़े मामलों में आयोग पूरी तरह से सजग है, पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गया है, कानून के बारे में जानकारी भी अभी मिल रही है। तो उसका एकत्रित परिणाम जो है वो केसेस रिपोर्ट होने में आता है और केसेस रिपोर्ट भी होती है। पर एक ये अच्छी बात है कि किसी को कुछ पता ही नहीं, ऐसा होने के बजाय केसेस अगर रिपोर्ट होती है तो तुरंत उसके लिए एक अच्छा रास्ता निकल सकता है, उन महिलाओं को न्याय मिलने के लिए प्रयास हो सकते हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। भगवानपुर क्षेत्रों में बिना अनुमानित काटी जा रही कॉलोनियों पर HRTA का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी क्रम में शनिवार को मशहूर सम्राट कॉलोनी और प्रताप कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। HRTA का कहना है कि बिना अनुमानित बनाई जा रही कॉलोनियों को अब यहाँ पर पूरी तरीके से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कि बिना अनुमति की कॉलोनियां काटी जा रही हैं। लेआउट आते थे, वो अब लेआउटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और लोग अब ट्रैक पर आ रहे हैं जो अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां काटते थे। तो जो भी अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां काटेगा वो उसी प्रकार का हम लोग कार्रवाई करेंगे और ध्वस्त करेंगे, ताकि जो है एक आम जनता को जो है उसको एक सुनियोजित विकास मिले और प्रॉपर तरीके से अपना आश्रय न मिले। प्रदेश सरकार के जलापूर्ति विभाग की अनदेखी के चलते अल्मोड़ा के 967 सरकारी सस्ते गले विक्रेताओं ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। विक्रेताओं का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान वितरित राशन का 22 महीने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इस हड़ताल के चलते जिले के 1,48,521 राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि विभाग के गोदामों में खाद्यान्न सामग्री डंप पड़ी है, लेकिन वितरण ठप है। विक्रेताओं का कहना है कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद विभाग उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जब तक उनका बकाया उन्हें नहीं मिलेगा वो राशन वितरण नहीं करेंगे। हड़ताल का कारण यह है कि कोरोना काल की सहित आज तक का करीबन 15 महीने का 22 महीने का पेमेंट जो है विक्रेताओं को प्राप्त नहीं हुआ है और बार बार विभाग में पैसा आने के बाद भी विभाग जानबूझकर विक्रेताओं के भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे कि विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई है। हमारा मशीनों का कोई भरोसा नहीं है। हमें 100% गोदाम से माल तोल के दें, हमें माल उपभोक्ताओं को माल देने में कोई आपत्ति नहीं है। लगभग जनपद में कितनी दुकानें बंद हैं? दुकानें 967 दुकानें लगभग अनवाड़ा जनपद में बंद हैं। तो जनता को जो परेशानी हो रही है क्या कहना है? उसका भी हमें भी खेद है कि जनता को हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, 22 महीने का सरकार पेमेंट भुगतान नहीं करेगी तो हम भी मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि विभाग में पैसा नहीं आया, विभाग में भी पैसा आ गया है, विभाग जानबूझकर ही पेमेंट नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आरक्षण से संबंधित अंतिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण की आपत्तियां 15 जून तक आमंत्रित है। रिपोर्ट देखिए। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियां आखिरी चरण में है।
आरक्षण प्रस्तावों की अंतिम सूची 14 भागों में तैयार की गई है। 15 पंचायत सदस्यों में से 3 पद अनुसूचित जाति और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा 134 बीडीसी क्षेत्रों में 26 पद अनुसूचित जाति और 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है, जबकि 312 प्रधानों में से 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों ने 4 ब्लॉक में 1 पद अनुसूचित जाति महिला, 2 पद महिला और 1 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। सभी स्तरों पर 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायतों के आरक्षण को लेके जो हमारे पास शासनादेश प्राप्त हुआ था, एक अंतिम प्रकाशन किया गया है, जिसमें कि हमारे जो पंचायतों के वार्डों के जो क्षेत्रों का आरक्षण है, जो हमारे प्रधानों के आरक्षण है, बीडीसीज का आरक्षण है और जिला पंचायत सदस्यों का और ब्लॉक प्रमुखों का जो हमने आरक्षण यहाँ जिला स्तर से जारी किया गया है। अध्यक्ष जिला पंचायत का जो रोस्टर होगा वो शासन स्तर से जारी किया जाएगा। इस संबंध में जनपद चंपावत में हमारे पास 4 प्रमुख जो हैं क्षेत्र पंचायतें हैं, जिसमें से कि 1 पद एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है और शेष 2 पद महिला के लिए आरक्षित रहेंगे और 1 पद सामान्य के लिए रहेगा। इसी प्रकार हमारे जो 15 जिला पंचायत सदस्य हैं, इनमें 3 पद एससी के लिए और 1 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। कुल 134 हमारे पास जो बीडीसी क्षेत्र हैं, उसमें इस समय 26 पद एससी और 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। ये प्रस्तावित सूची जनपद की वेबसाइट champawat.nic.in के साथ साथ ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय की सूचना पद पर प्रदर्शित है। डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 15 जून को शाम 5 बजे तक अपनी आपत्तियां या दावे खंड विकास कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय चंपावत में प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्रधान जो हमारे 312 पंचायतें हैं, उसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद ओबीसी के लिए जारी किए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 50% से अन्यून जो है पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आज अनंतिम सूची प्रकाशित की गई है। 14 और 15 तारीख को यहाँ पे हमारे पेश जिला कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय, समस्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लोग अपने दावे और आपत्तियां उस पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को इन आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। अंतिम सूची जो है 18 तारीख को जारी कर दी जाएगी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार एवं निस्तारण की प्रक्रिया 16 से 17 जून 2025 को 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय चंपावत में की जाएगी। सभी औपचारिकताओं को बाद में अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 18 जून 2025 को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण का रोस्टर शासन स्तर पर जारी किया जाएगा। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।